ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सो इट इज अ homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances जहाँ पर उस solution के दो components होते हैं. The first component is solute and the second component is solvent. तो क्या मतलब होता है solute का, क्या मतलब होता है solvent का, और actually क्या मतलब होता है इस homogeneous mixture का. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है, टू और मोर कंपोनेंट्स. सो अगर दो कंपोनेंट होंगे तो हम इसे बोल देते हैं बाइनरी सोल्यूशन. ओके, और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है. इट इज अ मिक्सचर वेयर द कंपोनेंट्स आर uniformly distributed throughout resulting in a single consistent phase. क्या मतलब हुआ इसका? होमो मतलब होता है सेम, ठीक है. तो ऐसा सोल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जहां पर दो अलग अलग कंपोनेंट्स का मिक्स, दो अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने मिक्स किया एंड एंड में वो एक सिंगल कंसिस्टेंट फेज में आ गए. इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया शुगर प्लस वाटर. ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं शुगर एंड वाटर. तो कैसा सोल्यूशन हुआ? बाइनरी सोल्यूशन हुआ. अब डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली मतलब जितने अमाउंट में मैंने शुगर लिया है उतने अमाउंट में मैंने वाटर लिया है, और उस शुगर को जब मैंने पानी में मिक्स किया तो क्या हुआ, वो पूरे तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया. ठीक है, और मिक्स होने के बाद वो सिंगल फेज में आ गया. सिंगल फेज में मतलब हमारा शुगर कैसा था, सॉलिड था. ठीक है, और वाटर कैसा था हमारा, लिक्विड हो गया. लेकिन जब मैंने इस सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया तो जो मेरा ओवरऑल सोल्यूशन बना उसका फेज कैसा हो गया, उसका फेज जो है वो लिक्विड हुआ. ठीक है, तो यहाँ पर शुगर को हम बोल देंगे सल्यूट, क्योंकि हमने शुगर को पानी में मिक्स किया है. तो शुगर हमारा क्या हो गया, सल्यूट हो गया, और जो हमारा वाटर है ये हो गया सॉल्वेंट. तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है सल्यूट. सल्यूट क्या होता है, वो वाला सब्सटेंस जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ओके, एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो वाला कंपोनेंट होता है जो हमारा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में हमारा जो शुगर है ये हमारा सल्यूट हो गया, एंड जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये हमारा हो गया सॉल्वेंट. ओके, होमोजीनियस का मतलब समझ आ गया, सल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है इसका मतलब समझ आ गया. अब ये थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं हम. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये वाले जो है हमारे सल्यूट पार्टिकल्स है. ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स नहीं, ये वाले जो है ये हमारे सल्यूट पार्टिकल्स है, और ये जो येलो कलर से दिखाया हुआ है ये हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो क्या किया, जब हमने किसी सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया तो उसमें वो आपस में मिक्स हुए और उसने सॉल्वेशन शेल का फॉर्मेशन कर लिया. क्या होता है सॉल्वेशन शेल? तो जब भी कोई सॉल्वेंट लिक्विड होता है, ठीक है, किस नेचर का होता है, लिक्विड नेचर का होता है, तो वो क्या करता है, सॉल्यूट को अपने अंदर ले लेता है और उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेता है. ठीक है, उसी कवरिंग को हमने यहाँ पर बोला है सॉल्वेशन शेल. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारा ये जो सल्यूट था ये कैसा था, हाइड्रोफोबिक था. ठीक है, तो जब भी कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर के अंदर जाके छुप के बैठ जाता है. तो यहाँ पर भी वही हुआ, सल्यूट अंदर चला गया, उसको पूरा सॉल्वेंट ने कवर कर लिया और यहाँ पर सॉल्वेशन शेल का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है. क्या याद रखना है कि जो भी हमारा सॉल्वेंट का फेज होता है, ठीक है, जो भी हमारा सॉल्वेंट का फेज होता है वही डिसाइड करता है कि हमारे ओवरऑल सोल्यूशन का फेज क्या होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोला कि मैंने शुगर को वाटर में मिक्स किया है. ठीक है, तो जब मैंने शुगर को वाटर में मिक्स किया तो जो मेरा वाटर है वो सॉल्वेंट है. ठीक है, कैसा है, लिक्विड है. तो मेरा जो ओवरऑल सोल्यूशन का फेज होगा वो कैसा होगा, वो लिक्विड होगा.
ठीक है, तो जो भी हमारा सॉल्वेंट का फेज होगा वो ही डिटरमाइन करता है हमारे सोल्यूशन के स्टेट को। ओके, सो इसके बेसिस पे ही कितने टाइप के सोल्यूट हो सकते हैं, सॉल्वेंट हो सकते हैं, हमें सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूट है ये कितने टाइप का हो सकता है, ये गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा सॉल्वेंट है ये भी क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो हमारा सॉल्वेंट का फेज होता है वो डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है गैशियस सोल्यूशन। गैशियस सोल्यूशन मतलब हमारा सॉल्वेंट कैसा है, गैस है। ठीक है, इस गैस के साथ सोल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, और या तो सॉलिड हो सकता है। वैसे ही जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट सेम रहेगा, सोल्यूट हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वापस से उस बात को काफी क्लियर करता है कि जो भी हमारा सॉल्वेंट का फेज होगा वही हमारे सोल्यूशन का फेज होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम में यूजुअली ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जब भी हमने दो गैसों को मिक्स किया तो उसका सोल्यूशन बनेगा, जैसे कि ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एयर, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब हमने किसी लिक्विड को गैस में मिक्स किया तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हमें पता है उसको हमने नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दिया। फिर हमारा कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, कैम्फर का मतलब होता है कपूर। कपूर जो होता है वो सॉलिड नेचर का होता है, और नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स किया मतलब एयर में हमने उसको मिक्स कर दिया। फिर हमारा आता है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन मतलब गैस को लिक्विड में मिक्स किया। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो सारे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है इट इज यूज बाय एक्वाटिक स्पीशीज। ठीक है, तो वो किस टाइप का सोल्यूशन है, वो है लिक्विड सोल्यूशन है। फिर लिक्विड इन लिक्विड काफी सारे एग्जाम्पल है, दो जूसेस को मिक्स कर दो। ठीक है, कोई भी दो लिक्विड्स को मिक्स करना है तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जैसे इथेनॉल इन वाटर। ओके, सॉलिड इन लिक्विड ये तो हमने अभी पीछे भी देखा, शुगर को पानी में मिला दो, सॉल्ट को पानी में मिला दो, ग्लूकोज को पानी में मिला दो, तो हमारा सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमने पढ़ा है कि जब हम हाइड्रोजन को पैलेडियम के साथ यूज करते हैं तो ये एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, सोडियम के साथ हमने किसको ले लिया, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को जब भी हम किसी मेटल के साथ यूज करते हैं तो हम क्या नाम दे देते हैं उसको, अमलगम बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर को हमने डिसॉल्व किया गोल्ड में, तो हमें पता है गोल्ड जो होता है उसको हम प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते, हम उसमें थोड़ा सा कॉपर मिला के उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए गोल्ड का अलग अलग नाम होता है, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, और एक और बेस्ट एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड का एलॉयज। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, तो एलॉयज जो है ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। ओके, सो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब होता है, सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं
अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना होगा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन वर्ड की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब होता है हाउ मच सल्यूट और सॉल्वेंट present in a solution। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक सोल्यूशन में कितने अमाउंट में कोई भी सल्यूट या कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन को हम अलग अलग टर्म्स में बता सकते हैं। मास बाय मास वाले टर्म्स में बता सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम वाले टर्म्स में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। जब भी हम मास की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं मतलब हम यूनिट क्या ले सकते हैं, केजी ले सकते हैं, ग्राम्स ले सकते हैं। ठीक है, जब भी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उसको लीटर्स में मेजर करेंगे, है ना। तो वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, मिलीलीटर और लीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है, हमने H2SO4 लिया है। ठीक है, और हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा है वाटर, कुछ नहीं है, मतलब हमारा सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4 लिया है। ठीक है, इसको हमने सॉल्वेंट में मिक्स किया है। ठीक, 4.9 grams of H2SO4 was mixed। पहले इनिशियली ये 95.1 था। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ये पहले 95.1 था, और जब हमने इसमें सल्यूट को ऐड कर दिया, हमारा सल्यूट क्या है यहाँ पर, H2SO4 है। ठीक है, तो टोटल सोल्यूशन जो है वो कितना हो गया, 100 ग्राम्स का बन गया। मतलब 4.9% of H2SO4 by weight means 100 gram of solution contain 4.9 grams of H2SO4। क्या मतलब हुआ कि जब हमारा, अगर कहीं पर भी ये लिखा है कि 49% H2SO4 का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम्स था, उस 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, 4.9% H2SO4, मतलब 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है। तो जो बचा हुआ 95.1 है वो क्या है, सॉल्वेंट है और हमारा वाटर है। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज बाय वेट। अगर यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ H2SO4 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें तो हम क्या लेंगे, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज बाय वेट। नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट मतलब यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ग्राम्स में बोल दिया। ठीक है, अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, 4% H2SO4 by volume solution means 100 ml of solution contains 4 ml of H2SO4। ठीक है, तो जब हम वेट की बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4। वहीं जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा 4% H2SO4 मतलब 4 ml H2SO4 कहाँ प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है हमारा 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये मतलब होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला सेम रहेगा, मास ऑफ सल्यूट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो टर्म्स, परसेंटेज बाय वेट एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन को
एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम उसे क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या हम उसे क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो हम ऐसे सामने से देख के बता सकते हैं कि इसका कलर क्या होगा, इसका टेक्सचर क्या होगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि या तो वो डाइल्यूट है या वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव मतलब हम क्या यूज करें यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करें और हम बताएं कि कितना ग्राम्स या कितने ml ऑफ हमारा सल्यूट जो है वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, क्वालिटेटिव तरीका होता है और एक क्वांटिटेटिव तरीका होता है। क्वालिटेटिव मतलब हम उसे देख के बता पा रहे हैं कि ये सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, या फिर हम उसका कैलकुलेशन करके एक फॉर्मूला यूज करके मास या वॉल्यूम के टर्म्स में बताएं कि वो किस टाइप का सोल्यूशन है, परसेंटेज बाय वेट सोल्यूशन है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 4% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि H2SO4 को तो हम ग्राम्स में बताएंगे, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ml सोल्यूशन है। तो हमारा 4% H2SO4 का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा 4 ग्राम H2SO4 है जो कहाँ प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी सिंपल था। वेट बाय वॉल्यूम के लिए हम आगे एक और टर्म यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं मोलारिटी, बस यहाँ पे परसेंटेज का यूज हुआ है तो हम सेम फॉर्मूले में इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम बाय वेट मतलब अब यहाँ पर अगर 4% H2SO4 वॉल्यूम बाय वेट लिखा है, मतलब यहाँ पर H2SO4 क्या है, वॉल्यूम में प्रेजेंट है। मतलब अब हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन हमारा हो गया 100 ग्राम्स, ठीक है। और हमारा मास ऑफ सोल्यूट जो है ये हो गया 4 ml, ठीक है। टोटल सोल्यूशन हमारा 100 ही हम कंसीडर कर लेते हैं और फिर उसमें जितना परसेंट है मतलब उतने ग्राम्स और उतने ml ऑफ सोल्यूट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, ठीक है। अब हमने समझ लिया वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वेट क्या होता है, ठीक है। तो उसको ही यूज करेंगे हम यहाँ पर बताने के लिए मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, ये सब क्वांटिटीज के। सो मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है मोलारिटी, मोलारिटी बोल रहा है कि कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। मोल्स हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो मोल्स कैसे निकालेंगे हम? मोल्स का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये 1 मोल होता है। अब मोल निकालेंगे कैसे? तो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यूजुअली क्वेश्चन में दिया होता है और मोलर मास हम कैसे निकालते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। जो भी हमारे एलिमेंट का मास होता है या जो भी हमारे एटम का मास होता है वो उसका मोलर मास है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर हमें H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, और दिया हुआ है कि H2O कितना प्रेजेंट है, 2 ग्राम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया,
गिवन मास हो गया, ठीक है। मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो हमारा जो मोलर मास है वाटर का वो कितना हो गया 18 ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो मोल्स कितने हो गए 2/18, और इसको हम लिख सकते हैं 1/9, और 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 2 ग्राम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 है, ठीक। अब अगर हमें मोलारिटी निकालनी होगी तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या था उसको हमें ध्यान में रखना है कि वो हमेशा कैसा होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए, ठीक है। मोल्स की यूनिट क्या होगी, मोल हो गई, और वॉल्यूम हमारा सोल्यूशन का किस में, लीटर में है। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी मोलारिटी की, मोल्स पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलालिटी। मोलालिटी क्या बोल रहा है, ये भी मोलारिटी के ही जैसा होता है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस होता है कि डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इन केजी। मोलारिटी में हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, केजी में होना चाहिए, ठीक है। और मोलालिटी और मोलारिटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि मोलारिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा लीटर्स में है और यहाँ पर केजी में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका सेम रहेगा, मोल्स वापस से यहाँ पर हो गया ये मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी है, ठीक है। तो मोलालिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल्स पर केजी, ठीक है। मोलालिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सल्यूट, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि उन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पूछा है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। फॉर एग्जांपल हम सल्यूट को हम यहाँ पर ले लेते हैं ए, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम ले लेते हैं Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम ले लेते हैं Nb, ठीक है। तो अगर हमें Na मतलब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट रख देंगे और डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या हमारे सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके नंबर ऑफ मोल्स ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम ऊपर भी क्या ले रहे हैं, मोल्स ही ले रहे हैं, और नीचे भी क्या ले रहे हैं, मोल्स ही ले रहे हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। इट्स जस्ट द नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमें आंसर में लिखने होते हैं और कोई यूनिट नहीं लिखनी होती, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, एक मिलियन में, एक मिलियन का मतलब क्या है 10⁶, ठीक है। तो एक मिलियन में कितने पार्ट्स ऑफ किसके पार्ट्स, सल्यूट के पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम कब यूज करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं पॉल्यूशन की, ठीक है। अब ये पॉल्यूशन कहाँ हो सकता है, या तो हम एयर में पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या हम वाटर में पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर बॉडीज जैसे कि सी, लेक, रिवर्स, ठीक है। तो जब भी हम बड़े वाटर बॉडी में पोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं वहां पर ज्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें मिलियन में बात करनी होती है, तो हम पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं। वैसे ही अगर हम एयर में पोल्यूटेंट्स कितने डस्ट पार्टिकल्स या कितने पोल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट है अगर हमें वो निकालना है तो भी हम पार्ट्स पर मिलियन में ही निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीपीएम का फॉर्मूला होता है वही मास ऑफ सल्यूट आएगा ऊपर और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम मिलियंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी जब हम आंसर लिखते हैं तो हम पीपीएम में लिखते हैं।
तो यूनिट की जगह हम यहाँ पर लगाते हैं ppm, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेम्परेचर। अब ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इनमें से जो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो मास परसेंटेज है ppm है, मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। बट जो हमारा मोलारिटी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा मोलारिटी होता है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। मोलारिटी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब क्यों क्यों डिपेंड करता है? तो क्या होता है, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट करने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज होगा, और जब भी वॉल्यूम का चेंज होगा तो हमारी मोलारिटी चेंज होगी, क्योंकि मोलारिटी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। मोलारिटी के फॉर्मूले में हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं लीटर्स में, इसीलिए सिर्फ मोलारिटी है हमारा। जो भी हमने कंसर्वेशन टर्म्स पढ़े, यहाँ पर हमारा मोलारिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वाई इज मोलालिटी प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इन एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग टेम्परेचर चेंजेस। तो इसका आंसर क्या है कि जो मोलालिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो जब भी टेम्परेचर चेंज होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए मोलालिटी ज़्यादा अच्छा तरीका है किसी भी सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के लिए एज कम्पेयर टू मोलारिटी।